हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 1 दिसंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस के साथ जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने बरकरार रखी पीएफआई पर प्रतिबंध। ये न्यूज़ हाल ही में काफ़ी चर्चा पे रही थी जब इसमें संलिप्तता पाई गई थी आतंकवादी गतिविधियों की फंडिंग की, यानी कि जो बाहर से पैसा आ रहा था वो समाज सेवा के नाम पर आ रहा था, लेकिन उसका जो प्रयोग है वो आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। उसके बाद कई पीएफआई संगठन बंद किए गए, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इस पर बैन लगा दिया गया है। तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर हाल में लगाए गए प्रतिबंध को कर्नाटक हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। केंद्र सरकार ने 28 सितंबर को एक आदेश जारी करके पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर तत्काल प्रभाव से 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। जस्टिस एम नाग प्रसन्ना की एकल पीठ ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। केंद्र सरकार के प्रतिबंध आदेश को बेंगलुरु निवासी और पीएफआई के कर्नाटक प्रमुख नासिर अली ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। केंद्र सरकार ने देश भर में पीएफआई के कार्यालयों और उसके सदस्यों के घरों पर छापेमारी के बाद प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। यह कार्रवाई उन आरोपों के मद्देनजर लगाई गई थी कि पीएफआई के अलावा प्रतिबंधित स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया और जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के कई आतंकवादी संगठनों के साथ गहरे संबंध हैं। सरकारी आदेश में कहा गया था कि पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के नेता हैं। और जो आप ये न्यूज़ देख रहे हैं मेन न्यूज़, उसमें जो ईडी ने छापेमारी की थी और सत्येंद्र जैन तक को गिरफ्तार किया गया था इसी मामले में, जो अभी भी जेल में है, वो न्यूज़ है ये। और इसमें बताया गया है कि जो आबकारी नीति बनी थी वो सिर्फ इसलिए बनाई गई थी ताकि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं या जो मंत्री हैं वो इसमें घोटाला कर सकें। अब ये ईडी ने बयान दिया है। अब ये सुनवाई चलेगी, केंद्रीय एजेंसियां इसकी जांच कर रही है, उसके बाद अभी ये मामला लंबा चलने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। और नेक्स्ट न्यूज़ में चीन ने अमेरिका को धमकी दी है कि वो भारत के साथ रिश्तों में, जो भारत और चीन के रिश्ते हैं उसमें हस्तक्षेप ना करे। क्या है न्यूज़, देख लेते हैं। चीन ने अमेरिका को धमकी दी है कि वह भारत चीन के रिश्तों में कोई दखलंदाजी ना करे। असल में वर्ष 2020 में गलवान घाटी में चीन के सैनिकों की घुसपैठ और भारतीय सेना के साथ भिड़ंत भी भारत अमेरिका रिश्तों को ध्यान में रखते हुए की गई थी। इस बात का राजफाश अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की तरफ से चीन के सैन्य व सुरक्षा गतिविधियों पर जारी रिपोर्ट में किया गया है। बुधवार सुबह जारी इस रिपोर्ट में हिंदू महासागर में से लेकर प्रशांत हिंद क्षेत्र में चीन की सैन्य गतिविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा है और जो कई तरह से भारत के हितों को प्रभावित करती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन नहीं चाहता था कि भारत और अमेरिका के रिश्ते प्रगाढ़ हों, इसलिए वह इसे रोकने के लिए ही भारत के साथ अपनी सीमा पर तनाव बढ़ाने की साजिश रच रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं अब, जो है कि देश की समुद्री सुरक्षा को और मिलेगी मजबूती। देश की समुद्री सुरक्षा को और मजबूती मिलने जा रही है। नौसेना में हाल ही में शामिल हुए किए गए स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को अगले वर्ष मई या जून तक उसके विमान भी मिल जाएंगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने बताया कि मतलब ये जानकारी उन्होंने ही दी है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी यानी कि एनडीए में 143वें बैच की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से हरि कुमार ने कहा कि समुद्री परीक्षण पूरे होने के बाद ही विमान वाहक पोत को नौसेना में शामिल किया गया है। अब पोत पर विमानों को तैनात करने के परीक्षण शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा, सबसे पहले हमें विमानों के उतरने की प्रणाली का परीक्षण करना पड़ेगा। ये परीक्षण अभी जारी है। सामान्य तौर पर विमानों को शामिल किए जाने के 6 से 8 महीने के बीच उन्हें तैनात किया जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है कि प्रस्तावित डिजिटल विश्वविद्यालय पर भारत ही नहीं दुनिया की भी नजरें। दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक डिजिटल विश्वविद्यालय के जरिए अच्छी और सस्ती उच्च शिक्षा मुहैया कराने की पहल को अकेले भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देश भी कौतूहल के साथ देख रहे हैं। फिलहाल इस अनूठे डिजिटल विश्वविद्यालय की तैयारियां जिस
रफ्तार से चल रही हैं उसे देखकर यह माना जा रहा है कि जुलाई 2023 से यह शुरू हो सकता है। इस बीच दुनिया के दर्जन भर से ज्यादा देशों ने प्रस्तावित डिजिटल विश्वविद्यालय और डिजिटल माध्यम से शिक्षा की पहल को लेकर भारत से संपर्क साधा है। इनमें बड़ी संख्या में अफ्रीकी देश भी शामिल हैं। इसी बीच डिजिटल विश्वविद्यालय पर काम कर रहे शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक इसका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है कि अय्यर आज संभाल लेंगे सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष का पदभार। जे चंद्रशेखर अय्यर गुरुवार को केंद्रीय जल आयोग यानी कि सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगे। केंद्रीय जल इंजीनियरिंग सेवा के 1984 बैच के अधिकारी अय्यर अभी आयोग में सदस्य हैं। आयोग के प्रमुख के रूप में वह भारत सरकार के पदेन सचिव होंगे। अय्यर को केंद्र सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को लागू करने जल संसाधन क्षेत्र में 36 वर्षों से अधिक का अनुभव है। नेक्स्ट न्यूज है कि भारत आज से औपचारिक रूप से G20 की संभाल लेगा अध्यक्षता। भारत गुरुवार से औपचारिक रूप से एक वर्ष के लिए दुनिया के आर्थिक रूप से संपन्न देशों के समूह G20 की अध्यक्षता संभाल लेगा। इस दौरान भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर वैश्विक एजेंडे में योगदान करने का अनूठा अवसर होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए G20 एक प्रमुख मंच है जो वैश्विक जीडीपी का 85%, दुनिया भर के कारोबार का 75% से अधिक और विश्व की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत देश के 55 स्थानों पर 32 विभिन्न सेक्टरों में लगभग 200 बैठकों का आयोजन करेगा। G20 की शिखर बैठक का आयोजन अगले साल होगा जो भारत की मेजबानी में सर्वोच्च स्तर की बैठकों में से एक होगी। G20 की पहली बैठक दिसंबर के पहले हफ्ते में उदयपुर में होगी। याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर माह की शुरुआत में भारत की अध्यक्षता में G20 का लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च की थी। इसके लोगों में कमल का फूल भारत की प्राचीन विरासत, आस्था और विचारधारा का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से। पहली न्यूज है कि धीमी होने के बावजूद 6.3% रही विकास दर। दुनिया के तकरीबन सभी बड़े देशों में बेतहाशा बढ़ती महंगाई, महंगे होते कर्ज और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बहुत सुधार नहीं होने का असर देश की अर्थव्यवस्था पर साफ दिख रहा है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई से सितंबर के दौरान देश की आर्थिक विकास दर 6.3% रही, जो इस वर्ष वित्त वर्ष की पहली तिमाही में दर्ज 13.5% और वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में दर्ज 8.4% के मुकाबले कम है। हालांकि कई विशेषज्ञों और आर्थिक एजेंसियों ने इस तिमाही में विकास दर के 6% से भी नीचे रहने का अनुमान लगाया था। सरकार 6.3% की विकास दर संतोषजनक मानी जा रही है। वैसे इन आंकड़ों में कई ऐसे संकेत हैं जो अर्थव्यवस्था में सक्षम पैदा हो रही हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच FTA 29 दिसंबर से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA 29 दिसंबर से लागू होगा। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और पर्यटन मंत्री डॉन फेरल ने कहा है कि यह एक ऐसा कदम है जिससे 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर 45 से 50 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है वित्त मंत्रालय ने कहा कि महंगाई काबू में होगा सकारात्मक असर। दूसरी तिमाही में आर्थिक विकास दर के सुस्त होने के आंकड़ों के बाद वित्त मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि आने वाली 2 तिमाहियों में विकास दर फिर से रफ्तार पकड़ेगी। मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की विकास दर 6.8% और RBI ने 7% का अनुमान लगाया है। हमारा आकलन है कि विकास दर इन दोनों के बीच ही रहेगी। खास तौर पर जिस तरह से थोक महंगाई की दर नीचे आने लगी है उसका सकारात्मक असर दिखाई देगा। इससे घरेलू मांग को बढ़ाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल पेज से। अमेरिकी सीनेट ने समलैंगिक विवाह विधेयक को दी मंजूरी। अमेरिकी कांग्रेस के उच्च सदन सीनेट ने मंगलवार को समलैंगिक विवाह को सुरक्षा देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। सीनेट में विधेयक के पक्ष में 61 और विपक्ष में 36 मत पड़े। इसमें सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक सदस्यों के साथ 12 रिपब्लिकन सांसद भी शामिल थे। इसके साथ ही विधेयक को अंतिम मतदान के लिए प्रतिनिधि सभा में भेज दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दोनों दलों के वोट की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह
गर्व से विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि समलैंगिक जोड़े भी सुखी जीवन जी सकते हैं और अपने स्वयं के परिवार बना सकते हैं। सीनेट में बहुमत के नेता चक शुमर ने कहा कि यह विधेयक लंबे समय से लंबित है, यह अधिक समानता की ओर एक कठिन फैसला है। चलिए, तो ये आज का यानी कि 1 दिसंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।